हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है पति को जेल से छुड़ाने के चक्कर में पत्नी की लूट ली पुलिस वालों ने इज्जत। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। थाने के करीब आते ही उसकी चाल में धीमापन आ गया। तेज तेज चलने से रिया का कसा हुआ ब्लाउज पसीने से तरबतर होकर गोलाइयों से चिपक गया था। सामने गेट पर बड़ी बड़ी मूंछों वाला संतरी खड़ा था। उसकी कामुक नजरें रिया के बदन से चिपके ब्लाउज पर फिसल रही थी। उसने सुलगती बीड़ी का गहरा कस भरा और धीरे धीरे चलता हुआ डरी सहमी रिया के करीब आ गया। यह देख रिया घबरा गई। उसकी काली चमकती आंखों में दहशत भरी उठी थी। उसने कई जवान औरतों से सुना भी था कि पुलिस वाले बहुत बदमाश होते हैं, फिर भी डरते हुए वह थाने तक आ गई थी। पुलिस वाले की प्यासी नजरें उनकी गदराई जवानी पर फिसल रही थी। यहाँ क्यों आ गई मुझे बता। वह वहीं चुपचाप खड़ी रही। अरे बोलती क्यों नहीं, गूंगी है क्या? सामने खड़ी पुलिस वाले ने कड़कती आवाज में पूछा। किसी ने तंग किया तुझको? बता मुझे थानेदार साहब, ऐसा नहीं है, रिया ने कांपती आवाज में कहा। फिर रास्ते में अकेली देखकर किसी ने पकड़ लिया होगा तो डर मत, मुझे साफ साफ बता दे। 1 घंटे बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो रही है। ऐसी बात नहीं है थानेदार जी, मैं तो दूसरी फरियाद लेकर आई हूँ जी, रिया सहज आवाज में बोली। पुलिस वाला अभी जाल फेंक ही रहा था कि अंदर से असली थानेदार राम सिंह जीप स्टार्ट करके निकला। थानेदार राम सिंह जीप रोकते हुए बोला, अरे नफे सिंह, यह लड़की कौन है? साहब जी, यह पहरे पर खड़ा संतरी कुछ बोलता। उससे पहले ही रिया ने कहा, साहब जी, मैं बिहारिया की घरवाली हूँ, उसे पुलिस ने पकड़ रखा है। हुजूर, मेरे बिहारिया को छोड़ दो, वह बेकसूर है। ओह, तुम चरस गांजा और नकली नोटों की सप्लाई करने वाली बिहारिया की जोरू हो? हाँ साहब, हाँ, कहते हुए रिया की आंखों में चमक उभरी। थानेदार ने देखा कि रिया के गोल गोल उभारों पर जवानी हिलोरे ले रही थी। चल, अपनी झोपड़ी की तलाशी लेने दे, जरूर तुमने माल छिपा रखा होगा। चल बैठ गाड़ी में। थानेदार ने रोब जमाया। साहब जी, अगर झोपड़ी से कुछ नहीं मिला तो मेरे बिहरिया को छोड़ देंगे? रिया ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। हाँ, छोड़ देंगे, थानेदार ने कहा तो रिया गाड़ी में बैठ गई। संतरी ने मन ही मन थानेदार को भद्दी सी गाली दी। थानेदार राम सिंह ने अगले चौराहे पर ड्राइवर को उतार दिया। फिर वह अकेला ही रिया को लेकर झोपड़पट्टी की ओर चल दिया। दोपहरी में सभी अपनी अपनी झोपड़ी में आराम कर रहे थे। एक मामूली सी झोपड़ी के सामने जीप रुकी। थानेदार ने उतरकर सारी झोपड़ी की तलाशी ली। वहां उसे कोई भी गलत चीज नहीं मिली। रिया सोच रही थी कि अब थानेदार उसके बिहरिया को छोड़ देगा। वह हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी। हाँ हाँ, जरूर आ जाएगा, कहते हुए राम सिंह आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद थानेदार अपने कपड़े दुरुस्त करता हुआ झोपड़ी से बाहर आया, जीप स्टार्ट की और चला गया। रिया बेचारी लुट गई थी, मगर करती भी क्या, उसकी अपनी मजबूरी थी। उसकी बूढ़ी माँ बीमार थी, घर में कोई इलाज कराने वाला नहीं था। उसका बड़ा भाई जहरीला शराब पीने से मर गया था। छोटा भाई नशीली चीजें बेचने के जुर्म में जेल में था। घर में कमाई करने वाला कोई नहीं था। बिहरिया ने उसे बीवी बनाने के एवज में माँ के इलाज की जिम्मेदारी ली थी। रिया ने जिंदगी से समझौता कर लिया था। रिया ने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की
थी कि असल में बिहरिया क्या काम करता है। अब उसने सोच लिया था कि बिहरिया एक बार घर लौट आए तो उसे गलत काम करने से रोकेगी। आज जो कुछ हुआ, रिया उसे एक बुरा सपना समझकर भूलना चाहती थी। रिया भूखी प्यासी पति को छुड़ाने के लिए मारी मारी फिर रही थी। उसने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, फिर भी थानेदार ने उसे मजबूर कर दिया। रिया अगली सुबह तड़के ही थाने के गेट पर पहुंच गई। उस समय पहरे पर दूसरा संतरी खड़ा था। रिया ने महसूस किया कि उसकी भी कामुक निगाहें उसके उभारों पर फिसल रही है, लेकिन वह बेपरवाह होकर आगे बढ़ी। उसने तो बड़े थानेदार से बात कर रखी थी, कल उसकी झोपड़ी में कैसे मिमिया रहा था। अरे रे, कौन है तू? अंदर कहाँ भागी जा रही है? संतरंगी घुर्राते हुए आगे लपका। तब तक रिया भागकर थानेदार के दफ्तर तक पहुंच गई थी। दफ्तर के बाहर शोर सुनकर थानेदार बाहर आ गया। वह रिया को पहचान तो गया था, फिर भी अनजान बनते हुए दहाड़ा, अरे धूल सिंह, यह औरत कौन है? इसे बाहर निकालो। रिया ने थानेदार की दहाड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह गिड़गिड़ाते हुए फरियाद करने लगी, साहब जी, मेरे बिहरिया को छोड़ दो। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, माँ बीमार है, हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है। मुझ पर दया करो साहब जी, कल आपने कहा भी था। रिया थानेदार के पैरों में झुक गई। अरे भाई, यहाँ शोर ना करो, यह थाना है, मैं कोशिश करके देखता हूँ, मेरे ऊपर भी अफसर हैं। थानेदार राम सिंह कहते हुए दफ्तर में घुसा। तभी फोन की घंटी घनघना उठी। हेलो, थानेदार राम सिंह बोल रहा हूँ सर, क्या बिहरिया को सीबीआई के हवाले कर दूं? कोई खास बात सर? थानेदार ने पूछा। वह तो बिहरिया के बारे में बात करना चाहता था, मगर यहाँ तो पासा ही पलट गया था। राम सिंह, सीबीआई से सूचना मिली है कि बिहरिया माफिया सरगना इब्राहिम के गैंग से ताल्लुक रखता है। बिहरिया को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला भी हो सकता है। तुम्हारे पास जवान भी कम हैं, इसलिए फौरन बिहरिया को थाने से निकाल लाओ। दूसरी तरफ से सख्त आदेश था। ठीक है सर, कहते हुए राम सिंह तेजी से दफ्तर से बाहर निकला तो रिया एक बार फिर से गिड़गिड़ा उठी। शायद उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका बिहरिया छूट जाएगा। फोन पर बातचीत के दौरान उसने बार बार बिहरिया के नाम का जिक्र सुना था। साथ ही कल उसने साहब को खुश भी किया था। अरे धूल सिंह, इसे धक्के मारकर गेट से बाहर निकाल दे, हम इसके बाप के नौकर थोड़े ही हैं। पहले तो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते हैं, फिर हाथ पैर जोड़ते हैं। राम सिंह ने सामने खड़े सिपाही से कहा, नफे सिंह, जीप स्टार्ट करो, बिहारिया को सेंटर जेल ले जाना है, यहाँ तो हमें भी मरवाएगा। कहते हुए राम सिंह 3 जवानों के साथ हवालात की तरफ बढ़ गया। रोती चिल्लाती रिया को पहरेदार ने गेट से बाहर धकिया दिया। उसने रिया को एकाध थप्पड़ मारकर चेतावनी दी, अगर ज्यादा हंगामा करेगी तो बिहरिया को उम्र कैद हो जाएगी। अगर चुपचाप चली जाएगी तो 4 से 5 दिन बाद बिहरिया अपने आप घर आ जाएगा। तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं। बेचारी रिया लुटी पिटी रोती सिसकते हुए गेट से बाहर निकल दी गई थी। पुलिस मददगार के बजाय दुश्मन बन गई थी। बिहरिया ने भी उसे धोखा दिया था। अगर उसे अपराध करना था तो रिया को जिंदगी के सपने दिखाने और उसकी बीमार माँ की जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी। रिया को थानेदार और बिहरिया में कोई फर्क नहीं आ रहा था।
दोनों ने उसे धोखा दिया था। दोनों ने उसकी जवानी को लूटा और गुम हो गए।